नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य सिविल सेवा परीक्षाओं हेतु समर्पित इस निशुल्क क्लास में। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में, क्योंकि इस पर्यावरण संरक्षण के पहले क्लास में पर्यावरण संरक्षण हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो वैश्विक जगत पर जो प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं, उनके बारे में हम चर्चा किए थे। और उसी कड़ी का यह दूसरा क्लास है, जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में चर्चा करेंगे। ये दोनों ही क्लास सिविल सेवा परीक्षाओं की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप दोनों क्लास कर लेते हैं तो पर्यावरण संरक्षण हेतु जो प्रयास किए जा रहे हैं, इनसे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो क्लास क्वेश्चन पीटी का हो या मेंस को हो, आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे और लिख पाएंगे। तो जो पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में हमारा जो पहला क्लास था, उसका हम जो वीडियो है, जो क्लास का लेक्चर है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। उसको भी आप देख लेंगे, तभी ये क्लास पूरा हो पाएगा। तो अभी फिलहाल चलिए हम पर्यावरण संरक्षण हेतु जो राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं हमारे देश में, भारत के स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसके बारे में हम जानते हैं, विस्तृत रूप से जानते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण हेतु जो नेशनल इफोर्ट्स हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा या भारत में जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसको इस क्लास को हम जो इन प्रयासों को हम 6 भागों में बांटे हैं। तो पहला है वन नीति एवं पर्यावरण संरक्षण, दूसरा है प्रदूषण निवारक अधिनियम, जो पोल्यूशन है उससे निपटने के लिए जो एक्ट वगैरह बने हैं उसको रखे हैं। तीसरे नंबर पर हम रखे हैं नागरिक आंदोलन, पर्यावरण बचाने के लिए जो समय समय पर नागरिक आंदोलन हुए हैं, खास करके जंगली इलाकों में या उनके तराई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वारा, उनके द्वारा। और पर्यावरण संरक्षण के लिए जैव विविधता का भी होना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी प्रकार के जीव जंतु अगर साथ में है तो इससे हमारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको, उसकी सुरक्षा के लिए जैव विविधता एवं वन्य जीवों का संरक्षण, बायोडायवर्सिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये काफी जरूरी है। और 5वें भाग की अगर बात करें तो सरकार प्लस एनजीओ और नागरिकों का जो सहयोग रहा है, तो इसको भी हम 5वें भाग के अंतर्गत देखेंगे। और 6ठे भाग में हम स्वच्छता अभियान को देखेंगे, जो हाल फिलहाल के सरकारों द्वारा चलाया जा रहा है। और इससे पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसको होल एंड सोल हम एक पूरी क्लास नोट के बारे में हम इकट्ठा करेंगे। तो विद्यार्थियों से ये अनुरोध है कि आप इस क्लास को करने के लिए बैठे हैं तो अपने साथ एक पेन और नोटबुक ले लें और महत्वपूर्ण चीजों को नोट करते जाएं, क्योंकि ये जो क्लास है वो इस उद्देश्य से ही तैयार किया गया है, ताकि पूरी तरह से आप जो ऑफलाइन क्लास होते हैं कोचिंग में, उस स्तर का लाभ उठा सके। अगर समय पर आप नोट करने में दिक्कत होता है तो वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं, परंतु कॉपी और कलम लेकर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर और अधिक फायदा होगा। तो चलिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु जो राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं और उसके जो 6 भागों में जो क्लास को हम बांटे हैं, आप अपने सुविधा अनुसार और भी इसको कम या ज्यादा भागों में बांट सकते हैं। परंतु ये देखिए, वन नीति एवं पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत जो भी उपाय किए गए हैं, इस बिंदु को सबसे पहले देखेंगे। बारी बारी से 6 बिंदु को हम देखेंगे। तो पहले चलते हैं वन नीति एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में। तो भारत में अगर पर्यावरण संरक्षण की बात किया जाए और वन नीति की बात किया जाए, विशेषकर वन नीति की बात किया जाए, तो सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा ये दिखता है कि 1884 में इन्होंने वन नीति बनाया था। परंतु इस वन नीति का उद्देश्य यह नहीं था कि पर्यावरण या वनों का कैसे संरक्षण किया जाए, बल्कि इस नीति का उद्देश्य यह था कि कैसे अधिक से अधिक वन संसाधनों का दोहन किया जाए। क्योंकि अंग्रेजों के आगमन के साथ ही कई प्रकार के जो यहाँ से कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाने और वहां से तैयार माल को भारत लाने के उद्देश्य हेतु परिवहन और संचार साधनों का जो विकास किया गया वह काबिले तारीफ है। परंतु इसके लिए रेल वगैरह की पटरियों को बिछाने के लिए या फिर
मकान बनाने के लिए, फर्नीचर इत्यादि के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई की गई और जंगल पर अपने अधिकार को अधिनियमित करने के लिए 1884 में भारत में सर्वप्रथम वन नीति बना था। फिर उसी प्रकार भारतीय वन अधिनियम को अगर हम देखें तो 1927 में यह भी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। इसका भी उद्देश्य कहीं ना कहीं कमोवेश वही था कि किस प्रकार से जो जंगली लकड़ियां हैं या अन्य वनो उत्पाद है उसका अधिक से अधिक दोहन किया जा सके। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वास्तविक रूप से वनों को बचाने के लिए प्रयास किया जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 में एक केंद्रीय वन बोर्ड का गठन किया गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री, और इसी के अंतर्गत एक 31 मई 1952 को नई वन नीति, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई, जिसका उद्देश्यों को देखें हम तो इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। तो पहले भागों में क्योंकि वनों की कटाई काफी की गई थी अंग्रेजों के द्वारा और उस समय वन संबंधी जागरूकता नहीं था, वनों को साफ करना या जीव जंतुओं का को मारना बहुत एक अच्छा और सभ्यता का काम माना जाता था। उससे जो लॉस हुए हैं तो उसको बढ़ाने के लिए, चूंकि जंगलों का अधिक कटाई होने से एक तरह से वनोन्मूलन हुआ और जो वनावरण है उसकी कमी हुई। तो 31 मई 1952 को लाई गई नई वन नीति के अंतर्गत सबसे पहला यही था कि जो वनों का आवरण घटा है उसको बढ़ाना है। तो कितना बढ़ाना है? तो लगभग एक तिहाई वना आवरण को बढ़ाना है। यानी जो भी भारत के क्षेत्रफल है उसका 33.3% क्षेत्रफल तक वना आवरण को लाना है। और दूसरा जो इसके बिंदु थे वे थे वन रोपण। चूंकि वनों की कटाई हो चुकी है, वनावरण को कैसे बढ़ाया जाएगा? तो जंगलों को रोपा जाएगा, यानी पेड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। तो ये वन रोपण जो है इस उद्देश्य के लिए था कि कैसे हम वनावरण को बढ़ाएं। दूसरा था कि जो वन बच गए हैं उसकी कैसे सुरक्षा की जाए। ठीक है, क्योंकि वनों की कटाई लगातार अवैध रूप से भी होता है और कई बार जो वन माफिया लोग हैं वो भी लकड़ी या वन संसाधनों की कटाई करके अवैध रूप से लाभ कमाते हैं। उसकी सुरक्षा कैसे की जाए और वनों को बचाने हेतु इसके लिए कैसे जो रिसर्च है, जो अनुसंधान है वो हो। तो ये 4 इसके उद्देश्य थे। इसके साथ आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि वनों के संबंध में सेंसिटिविटी लाने के लिए सर्वप्रथम वन महोत्सव 1950 में मनाया गया था और ये मनाया गया था के.एम. मुंशी द्वारा, जो कि तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री थे। इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में जो वन महोत्सव है वो 1 से लेकर 7 जुलाई तक संपूर्ण देश में मनाया जाता है। ये एक फैक्ट है जिसको याद रखना जरूरी है। अब वन नीति की के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए 1952 के बाद हम 1972 में चलते हैं। तो इस समय क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक समिति बनी और इस समिति की जो सिफारिशें थी उसके अनुसार प्रथम बार 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम अर्थात वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित हुआ और इसमें विस्तृत रूप से ये दिखाया गया किस प्रकार से हम वनों का संरक्षण कर सकते हैं और किस प्रकार से हम वना आवरण में बढ़ा सकते हैं और पर्यावरण को बचाने में हमारा क्या अहम रोल हो सकता है। अब है क्या कि इतना महत्वपूर्ण यह उपागम बन गया वन संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण का कि भारतीय संविधान में पर्यावरण संबंधी उपबंधों को भी लाया गया और इसके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया गया। क्योंकि संवैधानिक संरक्षण नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, फिर वनों के संबंध में लोगों की वो भावना नहीं रह जाएगी। तो वनों को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, नया आर्टिकल ये हुआ 48 का क और 51 का क। तो ये दोनों कहाँ कहाँ है? तो हम जानते हैं कि ये 48 का जो क है ये आपका डीपीएसपी के अंतर्गत आएगा,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत ये चीज है। तो 48 के क में और 51 के क में, 48 के क राज्य के नीति निर्देशक तत्व और 51 के क मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नया अनुच्छेद जोड़ा गया। क्या इसमें जोड़ा गया, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले 48 के क, अनुच्छेद 48 को, आर्टिकल 48A, इसमें कहा गया कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा की जाए, डीपीएसपी के अंतर्गत। और अनुच्छेद 51 के क, जो मूल कर्तव्य में क्या कहा गया कि भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि संपूर्ण भारत को पर्यावरणीय स्वच्छता प्रदान करें। इसके लिए आवश्यक है कि पर्यावरण को सुधारें, उसे संरक्षण दें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। ये मूल कर्तव्य में जोड़ा गया और इस तरह से 42वां संविधान संशोधन के द्वारा पर्यावरण को संवैधानिक दायरे में लाया गया। अब आइए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 की बात करते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 और उसी को फिर वन संरक्षण अधिनियम संशोधित किया गया 1986 में। तो इसके अंतर्गत क्या है, 1986 में, क्योंकि जो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना था उसी को संशोधित किया गया 1986 में, और इसमें राष्ट्रीय वन नीति यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय वन नीति में क्या है मुख्य बात, तो 33.3% क्षेत्रफल पर वन होगा। ये आपने ऊपर में भी देखा होगा कि यहां राष्ट्रीय वन नीति जो 31 मार्च 1952 को बना था उसमें भी यही बात था कि 33.3% यानी 1/3 क्षेत्रफल पर वनावरण होना चाहिए। तो वही बात है, परंतु इसके लिए एक नया प्रावधान क्या किया गया कि संपूर्ण क्षेत्र में एक जैसा प्रावधान ना हो के अलग अलग प्रावधान किया गया, मैदानी भागों के लिए अलग और पर्वतीय भागों के लिए अलग। तो 33.3% तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए है, परंतु जो मैदानी भाग रहेगा उसके लिए मात्र 25% रखा गया कि 25% मैदानी भाग का जो 25% उस पर वन होना चाहिए, और जो पर्वतीय भाग है उसका 60% पर वन होना चाहिए। एक सुधार किया गया। दूसरा क्या था वन संरक्षण अधिनियम 1986 में कि पर्यावरण को स्थिर रखा जाए, जो पर्यावरण का लॉस हो रहा है, एनवायरमेंटल लॉस जो हो रहा है उसको स्थिर रखा जाए और एक तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयत्न किया जाए। नेक्स्ट क्या था, जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों को प्राकृतिक धरोहर जैसी हिफाजत करनी, यानी जिस तरह से हम ताजमहल या लाल किला की रक्षा करते हैं तो उसी प्रकार से जीव जंतु और वनस्पतियों को भी रक्षा करना है। फिर नेक्स्ट था वनों पर निर्भर लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना, क्योंकि बहुत सारे वनवासी लोग हैं जो कि वनों उत्पाद पर निर्भर रहते हैं और वन नीति के अंतर्गत हम वनों की कटाई पर रोक लगा देते हैं या वनों उत्पाद को प्राप्त करने से रोक लगा देते हैं, तो ये लोग प्रभावित होंगे। और कहीं ना कहीं चूंकि जंगली पर्यावरण का हिस्सा होने के कारण अगर ये प्रभावित होंगे तो फिर हमारा पर्यावरण संरक्षण का जो लक्ष्य है वो भी अधूरा रह जाएगा। तो वन पर जो निर्भर हैं, जो वनवासी लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, तो उनके लिए कैसे उसकी जरूरत हो, जो बुनियादी जरूरत हो, उस पर भी बात की गई। अब देखिए इसके कार्य क्या थे। जो वन संरक्षण अधिनियम, संशोधित अधिनियम 1986 में इसका कार्य क्या था, तो कार्य को देखिए। तो कार्य के लिए सबसे पहले क्या किया गया कि केंद्रीय वन आयोग, सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन 1965 की स्थापना की गई और इसकी देखरेख के लिए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट की नियुक्ति की गई। और यह जो है भारत का सर्वोच्च वन अधिकारी होता है और ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से आती है, जिसका
एग्जाम जो है यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो ये प्रावधान किया गया। फिर आगे अगर हम चले तो इसके अंतर्गत भारतीय वन सर्वेक्षण भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन 2 जून 1971 को स्थापित किया गया और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए। तो 4 क्षेत्रीय कार्यालय देश के चारों कोनों में, तो दक्षिण में बंगलुरु में, फिर कोयम्बटूर में पूरब में, मध्य क्षेत्र में जबलपुर और नॉर्थ ईस्ट में असम के बुरनीहाट में ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए। किसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय? तो भारतीय वन सर्वेक्षण संगठन के। ठीक। और इसके अतिरिक्त फिर वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में बनाया गया और काष्ठ कला प्रशिक्षण संस्थान ये भी देहरादून 1965 में बनाया गया। तो ये कार्य थे। अब राज्य वन विकास निगम की स्थापना भी की गई प्रत्येक राज्यों में और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद 1978 में किया गया और फिर भोपाल में भी इस प्रकार की संस्था स्थापित हुआ। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1985 में एक बड़ा कदम उठाया गया, क्योंकि वन वाला जो पार्ट था वो कहीं ना कहीं कृषि मंत्रालय के अधीन था और कई ऐसे चीजें थी। अब कृषि है तो बहुत बार है कि जंगल को काटना भी पड़ेगा। ठीक है, कृषि का विस्तार के लिए जंगल को काटना पड़ेगा। तो वन संरक्षण में एक कहीं ना कहीं गतिरोध आ रहा था। तो इसीलिए 1985 में क्या किया गया, कृषि मंत्रालय से अलग करके एक वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। और उसके बाद हम देखते हैं 2016 में राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत ग्रीन टैक्स की बात की गई कि जहां जिन इकाइयों द्वारा अधिक प्रदूषण फैलता है, जिससे पर्यावरण को अधिक नुकसान होता है, तो उस पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। तो ये आपका पहला भाग था। जिन 6 भाग का चर्चा हमने किया था, तो ये पहला भाग राष्ट्रीय वन नीति एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए इतना किया गया। अब दूसरा चले आइए, तो दूसरा है प्रदूषण निवारक अधिनियम। प्रदूषण निवारक अधिनियम में आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 का, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा है, अब ये जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974 को, इसको अलग से जब हम जल प्रदूषण को पढ़ेंगे तब इसके विस्तार में चर्चा करेंगे। फिर दूसरा आप देखिए वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1981। और ये जो अधिनियम था वो 1972 के जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जिसको कि हमने इस वीडियो के पहले भाग में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के अंतर्गत सबसे पहला जो प्रयास था वो हमने बताया था। तो स्टॉकहोम सम्मेलन से प्रेरित होकर भारत में भी वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1981 को लागू किया गया। फिर तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1984 में लागू किया गया। और ये लागू क्यों किया गया? क्योंकि उस समय 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, काफी लोग मारे गए थे भोपाल में, और ये मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस रिस गया था। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और इसको भोपाल गैस भी नाम दे दिया गया है। और ये गैस कहां से रिसा था? तो यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी थी और ये एक उर्वरक कारखाना था, यानी फर्टिलाइजर का फैक्ट्री था और इसके मालिक थे जेम्स एंडरसन। और उस समय जेम्स एंडरसन को चूंकि भारत में काफी विरोध होने लगा था, जिसको हवाई अड्डा तक छोड़ा भी गया था जाने के लिए, जिस पर कई राजनीतिक बयानबाजी आज भी होती है। तो उस समय पता नहीं क्या स्थिति था, नहीं कह सकते हैं। लेकिन इन भोपाल गैस त्रासदी की गंभीरता को अगर जानना चाहते हैं, क्या भयानक त्रासदी थी, इस बारे में एक पुस्तक है, इट वॉज 5:12 ऑफ मिडनाइट। ये डोमिनिक लेपियर और लॉरी कलिंस का लिखा हुआ पुस्तक है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो उस समय की त्रासदी का पता चलेगा। अब आइए हम चौथा बात करते हैं। तो चौथे नंबर पर हम देखते हैं खतरनाक अपशिष्ट प्रबंध एवं व्यवहार नियम 1989 लाया गया। फिर रासायनिक दुर्घटना आपात योजना तैयारी एवं कार्रवाई नियम 1991 लाया गया। ये सब नियम है, अधिनियम नहीं है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट
प्रबंध एवं व्यवहार नियम 1998। फिर आप देखिए प्लास्टिक। प्लास्टिक तो बहुत गंदा पदार्थ है और ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हमारे देश में 1947 में ही नियम बन चुका है, प्लास्टिक उत्पाद एवं प्रयोग पुनर्चक्रण संशोधन नियम 1947। फिर आप देखिए ओजोन क्षरण के कारक विनियमन एवं नियंत्रण नियम 2000 यानी 2000। फिर जो है ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण से अलग करके विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम 2000 बनाया गया। फिर आप देखिए बैटरीज प्रबंध एवं व्यवहार, जो बैटरी जो हम लोग यूज करते हैं उसके बाद खराब होने के बाद जो फेंक देते हैं उसके लिए भी नियम है 2001। और उसके बाद ई कचरा प्रबंध नियम 2016। ये सभी कुछ प्रयास हैं जो कि प्रदूषण से निपटने के लिए किए गए हैं, प्रदूषक निवारक अधिनियम के बारे में। अब आइए अगला हम चलते हैं जैव विविधता एवं वन्य जीवों का संरक्षण। जैव विविधता एवं वन्य जीवों का संरक्षण, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो देखिए हम यह इस बात को जानते हैं कि बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं, जिसको हम पहले देखते थे, जो हमारे आसपास में मंडराते रहते थे, वैसे जीव जंतु अभी नहीं दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि गिद्ध नहीं दिखाई पड़ते हैं, गौरैया विलुप्ति के कगार पर है, शेर चीता बाघों की संख्या काफी कम हो गई। आपने सुना होगा कि बहुत पहले धरती पर डायनासोर मैमथ जैसे प्राणी हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं है। तो ये जैव विविधता का लॉस होते रहता है। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जिस प्रकार से इसकी गति बढ़ी है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। तो इसलिए जैव विविधता का संरक्षण करना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है, एक महत्वपूर्ण योजना बन रही है और लगातार ये चर्चा परिचर्चा का विषय होता है, वर्निंग इशू का विषय होता है। तो जैव विविधता का संरक्षण हम दो प्रकार से करते हैं, ठीक है। एक तो होता है इन सीटू कंजर्वेशन, जो कि स्वस्थाने संरक्षण कहा जाता है। इसके अंतर्गत जिसको भी हमें करना है, संरक्षण करना है, जिस जिस जीव जंतु को संरक्षण करना है, शेर चीता भालू बाघ शेर, तो उसके स्थान पर जाके हम करेंगे जो जो उसका निवास स्थान है। तो उसके लिए कई सारी चीजें हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है। तो पूरे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। संपूर्ण विश्व में देखा जाए तो 500 से अधिक बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये बड़ा बड़ा क्षेत्र होता है और जहां पर कई प्रकार के जीव जंतुओं सहित पेड़ पौधों की भी रक्षा की जाती है। दूसरा है नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारे देश में लगभग 100 100 से अधिक की संख्या में है। और तीसरा जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हमारे देश में लगभग 650 के आसपास है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 12 है। फिर जो है कम्युनिटी रिजर्व, फिर कंजर्वेशन रिजर्व, फिर मैरिन प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड एरिया, जो समुद्री जीव जंतु हैं उसकी रक्षा के लिए, और फिर सेक्रेड ग्रोव्स, जो पवित्र वन होते हैं, जो किसी कारणों से उसके साथ पवित्रता या किसी देवी देवता का संबंध जुड़ा होता है। तो इसके रूप में हम जीव जंतु को उसी स्थान पर जाके संरक्षण करते हैं जहां उसका निवास स्थान है। अगर दूसरे भाग में देखें, दूसरे भाग में आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो इसके अंतर्गत हम जीव जंतु को जहां उसका निवास स्थान है उससे हटाकर और एक बेहतर माहौल, एक संरक्षित वातावरण और एक कृत्रिम वातावरण भी उपलब्ध कराते हैं और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, ताकि जो विलुप्ति के कगार पर आ गए हैं जीव, तो उसकी रक्षा की जा सके। तो इसमें बॉटनिकल गार्डन है, ऐसे गार्डन जहाँ की पेड़ पौधे संरक्षण किया जाता है। फिर जूलॉजिकल गार्डन है जीव जंतुओं के लिए, जूलॉजिकल पार्क, ये हम चिड़ियाखाना भी कह सकते हैं। फिर सीड्स बैंक होते हैं, जो पेड़ पौधे विलुप्ति के कगार पर हैं या जो फसलें हैं पौधे हैं, तो उनके बीजों को बचा कर रखने के लिए। फिर कुछ दुर्लभ प्रजातियों के जीन को भी बचाने के लिए हम जीन बैंक रखते हैं।
फिर क्रायो प्रिजर्वेशन है कि किसी भी चीज को, जीन को या भ्रूण को, इसको जो है बचाने के लिए हम बहुत ठंडी जगहों में उसे हम संरक्षित करते हैं और बचाने का प्रयास करते हैं। अब आइए चलते हैं भारतीय वन्य जीवन संरक्षण। एक अधिनियम बनाया गया 1972 में, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972। इसका समय समय पर संशोधन होता रहा, 1983 में, 1986 में, 1991 में। और इसके अंतर्गत एक भारतीय वन्य जीव बोर्ड बना, और फिर जितने भी देश में चिड़ियाघर है उन पर कमान के लिए एक केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भी बना, सेंट्रल जूलॉजिकल अथॉरिटी, जो कि नई दिल्ली में है। फिर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फिर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये संगठन भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया। फिर आप देखिए तो 2002 में एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया गया, बायोडायवर्सिटी एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, इसको देख लीजिए। और फिर राष्ट्रीय वन्य जीव एक्शन प्लान 2017 से 31 तक के लिए एक तैयार किया गया है कि किस तरह से जो वाइल्ड लाइफ है उसका प्रोटेक्शन किया जाएगा। उसके बाद फिर वन्य जीव संरक्षण की बात करें तो अलग अलग जीवों के संरक्षण के लिए अलग अलग परियोजना भी बना चलाई गई है। जैसे सबसे पहले व्याघ्र प्रोजेक्ट परियोजना, टाइगर प्रोजेक्ट 1972 में प्रारंभ किया गया था, और फिर बाद में एनटीसीए के अंतर्गत इसको ले लिया गया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और इसके अंतर्गत हम देखें तो भारत में विश्व का 70% बाघ यहाँ पर मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी कामयाबी है। व्याघ्र परियोजना में काफी सारे बाघों को संरक्षण किया गया है। फिर जो है हाथी परियोजना, एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में शुरू किया गया है। भारत में 28,000 हाथी है और ये झारखंड से शुरू किया गया था। और हाथी को बचाने के लिए, उसका संरक्षण के लिए राष्ट्रीय विरासत पशु भी घोषित किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रीय जो पशु है, नेशनल एनिमल, वो बाघ है, लेकिन जो है हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। फिर गिद्ध परियोजना, गिद्ध भी विलुप्त हो गए हैं। मगरमच्छ और घड़ियाल परियोजना, डॉल्फिन डॉल्फिन परियोजना, गिर सिंह परियोजना। उसी प्रकार गैंडा, कछुआ, हांगुल, मृग, लाल पांडा इत्यादि से संबंधित परियोजनाओं को चलाकर वन्य जीवन संरक्षण किया जा रहा है। अब आइए हम बात करते हैं पर्यावरण संबंधी नागरिक आंदोलन के लिए। तो हम जैसा कि जानते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए अगर कोई प्रारंभिक पहल हुआ तो जंगल के आसपास रहने वाले कुछ समुदाय के लोगों द्वारा ही पर्यावरण को बचाने के लिए अपने आंदोलन किए, और विभिन्न इकाइयों को, कंपनियों को, सरकारों को पेड़ों के काटने से रोकने के लिए बाध्य किया, और सरकार को नियम बनाने के लिए भी आग्रह किया। तो अगर हम पर्यावरण संबंधी नागरिक आंदोलनों की बात करें तो सबसे पहला जो इतिहास में आंदोलन मिलता है तो वो बिश्नोई आंदोलन, जो कि 15वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए और वन्य जीवों का शिकार को रोकने के लिए बिश्नोई आंदोलन हुआ था। उसके बाद जो है संत संभोजी, राजस्थान में जिक्र मिलता है। फिर अमृता देवी बिश्नोई, जो कि खिजड़ी, राजस्थान में, इसमें 363 लोगों ने बलिदान दिया था पर्यावरण को बचाने के लिए, और इसी के कारण महाराजा अजीत सिंह ने पेड़ों की कटाई के आदेश को वापस ले लिया था। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन था, महान बलिदान था पर्यावरण संबंधी नागरिक आंदोलन के अंतर्गत। हम आगे देखते हैं तो चिपको आंदोलन का नाम तो आपने सुना ही होगा, काफी फेमस है। 1973 में प्रारंभ हुआ था, और ये चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदर लाल बहुगुणा, इसमें सुंदर लाल बहुगुणा तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नायक बन गए थे वन संरक्षण के लिए। इसमें पेड़ों से चिपक चिपक कर लोग जाते थे और पेड़ों से चिपक जाते थे कि भाई पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटो, तब पेड़ हम काटने देंगे। तो सुंदर लाल बहुगुणा का यह आंदोलन काफी फेमस हुआ था,
और विशेषकर उत्तराखंड के गोपेश्वर और चमोली जिला में यह आंदोलन चला था और बाद में धीरे धीरे पूरा देश में फेमस हुआ था। फिर तीसरा में आ जाइए तो साइलेंट वैली आंदोलन, ये भी 1973 में चला था। ये दक्षिण में पालक्कड़ जिला, केरल का पालक्कड़ जिला में चला था, क्योंकि कुद्रेमुख जल विद्युत परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई की जा रही थी, उसी का विरोध किया करने के लिए साइलेंट वैली आंदोलन चला था। फिर आगे आ जाइए, नवदान्य आंदोलन, ये 1982 में हुआ था और इसके नायक थे वंदना शिवा। जैव विविधता और उसकी विरासत की रक्षा करने के लिए यह आंदोलन चला था और काफी फेमस हुआ था। उसी प्रकार हम देखें तो कर्नाटक में एपिको आंदोलन 1983 में चला था। यह एपिको आंदोलन चिपको आंदोलन से ही प्रभावित था, सुंदरलाल बहुगुणा के चिपको आंदोलन से प्रभावित था। इसके नायक थे पांडुरंग हेगड़े। उत्तरी कर्नाटक, दक्षिण भारत के उत्तरी कर्नाटक में यह आंदोलन चला था। फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ आंदोलन काफी चर्चा में रहा था। और ये जो बहुउद्देशीय बांध होता है, मल्टीपर्पस जो डैम होते हैं, तो पर्यावरण मानकों पर खरा उतरना चाहिए और इसी के लिए और विशेषकर ये नर्मदा नदी पर बन रहे सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध के लिए का ये विरोध हो रहा था, क्योंकि आसपास के पर्यावरण प्रभावित होने की आशंका थी। तो इसके मुख्य नायक थे मेधा पाटेकर, अरुंधति राय, बाबा आमटे, अनिल पटेल। ये लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए लंबा संघर्ष किए। फिर आप मैती आंदोलन देख लीजिए, कल्याण सिंह रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड में 1994 में मैती आंदोलन चला था और ये कुमारी कन्याओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन था। फिर उसी प्रकार पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन, ये गोवा पीपुल्स पार्टी के द्वारा महाराष्ट्र में चलाया गया था। जंगल बचाओ मानव बचाओ, ठीक है। तो ये आपका नागरिक आंदोलन हो गए, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो विभिन्न समय पर देश में नागरिक आंदोलन हुए, उनके बारे में अभी आप देख रहे थे। नेक्स्ट आ जाइए, सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। सरकार और सरकार के साथ साथ जो एनजीओ थे और उसमें नागरिकों का भी जो कुछ सहयोग था, उसको हमने इस बिंदु के अंतर्गत रखा है। इसको देखिए, तो इसमें आप देखिए एक सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री, ये क्या है? सड़क के किनारे या बंजर तथा बेकार पड़े जमीनों पर पेड़ पौधों का रोपण, जिसमें बेरोजगार युवाओं को लगाया जाता था। बेकार पड़े बंजर जमीन पर, सड़क, रेल लाइन के किनारे, विशेषकर टिम्बर यील्ड जो लकड़ी है, ठीक है, यानी एक तरह से लकड़ी प्रदान करने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जैसे लिप्टस हो गया या शीशम, ऐसे पेड़ जो है लगाए जाते थे। फिर इसी के तहत किसान आयोग बनाए गए, इसके अंतर्गत लक्ष्य तय किए गए। छठी पंचवर्षीय योजना में 3 संगठक इस तरह से लाए गए थे। एक तो था खेत वानिकी यानी फार्म फॉरेस्ट्री, तो खेतों के साथ साथ उसके मेड़ पर पेड़ पौधों को लगाया जाए। फिर था सार्वजनिक वानिकी, जो कि पब्लिक, एक तरह से वुडलॉट इसको कहा जाता है। तो तीव्र गति से बढ़ने वाले पौधे रेल या नहर के किनारे लगाने की बात थी इसमें। और फिर सामुदायिक वानिकी, कम्युनिटी वुडलॉट, तो ये ग्रामीणों के भूमि पर यूकलिप्टस वगैरह के पौधे लगाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के थे। फिर दूसरा आ जाइए कृषि वानिकी। तो कृषि वानिकी मतलब खेती के साथ साथ पेड़ पौधों को भी लगाया गया और इसके अंतर्गत लाभदायक वृक्ष, ऋतुओं की फसलें, ये 2 चीज रखा गया था। ये कैसे होगा? जैसे एग्री सिल्वीकल्चर, फसल और ईंधन यानी जलाने वाली लकड़ियों को इसके अंतर्गत रखा गया था। फिर एग्रो हर्टिकल्चर, फसल और उसके साथ साथ फल और वृक्ष ये लगाए, जैसे आम, अमरूद, केला, जामुन, ये सब, ठीक है। फिर एग्रो सिल्वी पास्चुअल यानी फसल के साथ पेड़, जिससे कि पशुओं का चारा मिले
ठीक है, और पशु को बचाया जा सके। ठीक है, फिर एग्रो हॉर्टी सिल्वी कल्चर, ये फसल के साथ साथ पेड़ और फल के लिए भी इसको लाया गया। फिर सिल्वी पास्चुअल, पेड़, चारागाह और पशु, यानी इसमें एक कृषि वानिकी के अंतर्गत देखें तो यहाँ वन रोपण भी है, वन का संरक्षण भी है, कृषि भी है और पशुपालन भी है। तो सारा मिलाकर एक कृषि वानिकी बनाया गया, ताकि जो है खेती बाड़ी भी हो जाए, पेड़ पौधों का संरक्षण भी हो जाए, वन रोपण भी हो जाए और पशुपालन भी हो जाए। तो इसी को एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं हम, यानी टिकाऊ खेती खेती। तो ये काफी योजना महत्वपूर्ण है, जिससे कि हमारे पर्यावरण का संरक्षण हो सके। फिर आ जाइए सामुदायिक वानिकी। तो विशिष्ट समुदायों में वन रोपण के लिए प्रोत्साहन। बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिनमें पेड़ लगाने की प्रथा है, और ये हर साल पेड़ लगाते हैं, बिल्कुल धार्मिक कार्य की तरह, उसको धार्मिक अनुष्ठान की तरह पेड़ को लगाया जाता है। तो ऐसे समुदायों को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। जैसे कि इसका एक उदाहरण है धरहरा, मुंगेर जिला का एक गांव है धरहरा। यहाँ की परंपरा रही है कि बेटी के जन्म पर 5 फलदार वृक्ष जो है लगाने की परंपरा रही है। इसके पीछे लॉजिक ये था कि जब भी कोई बेटी जन्म लेती है तो 5 फलदार पेड़ लगा दो। बेटी जब ब्याहने लायक हो जाएगी, यानी 18 से 25 साल के अंदर अगर उसकी शादी करना है, तो ये जो 5 फलदार पेड़ है, ये जो भी फल देंगे या इससे जो भी लकड़ियां होगी, जो भी इसके उत्पाद होंगे, इसको बेचकर अगर पैसा इकट्ठा किया जाए तो बेटी की शादी आराम से हो जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथा थी, और इस प्रथा को बिहार सरकार ने प्रोत्साहित करने के लिए काफी प्रयास किया, और देश के राज्य के अन्य भागों में भी इसके लिए काम किया गया। चलिए, फिर इसी के अंतर्गत देखिए एनजीटी का गठन हुआ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में। और ये देश को पर्यावरण के मानकों पर जो विकास है, अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए यहाँ पर मामला चल सकता है। फिर वनवासी संरक्षण अधिनियम 2006 लागू हुआ, ये लागू 2008 में हुआ, इसमें संशोधन भी हुआ 2012 में। इसका मुख्य उद्देश्य था जनजातियों के लिए वनों के उत्पाद पर अधिकार किस तरह से निर्धारित किए जाएं, क्योंकि इतने सारे वन कानून के बाद क्या होगा कि वनवासी जो आदिवासी हैं, ट्राइबल्स लोग हैं, तो उनका जो रोजी रोटी और आजीविका जंगल पर डिपेंड करता है, तो वो प्रभावित हो जाएंगे। तो उसके लिए वनवासी संरक्षण अधिनियम 2006 लाया गया। फिर इसके अतिरिक्त आप देखिए तो कई सारी योजनाएं हैं, जैसे जल जीवन मिशन केंद्र सरकार द्वारा लाया गया, तो वही बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली योजना लाया गया। इन योजनाओं से भी देशवासियों के अंदर, नागरिकों के अंदर जो इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाया जा रहा है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाया जा रहा है, और लोगों को पेड़ पौधा बचाने के साथ साथ जो वन्य जीव जंतुओं हैं उनको भी संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। अब लास्ट पॉइंट चले आइए, स्वच्छता मिशन। तो स्वच्छता अभियान, तो स्वच्छता अभियान के अंतर्गत काफी सारे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, इसके अंतर्गत भारत को स्वच्छ बनाने की योजना है। फिर राष्ट्रीय नदी सफाई योजना, जितने भी राष्ट्र के नदी हैं, इस पर हमेशा जो है आप राजनीतिक बयानबाजी भी सुनते होंगे, तो इसकी सफाई की जो योजना है उसको लाया जा रहा है। और फिर नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, महत्वाकांक्षी परियोजना है भारत सरकार की। इस स्वच्छता अभियान के में कई सारी चीजें शामिल है कि नदियों को तो स्वच्छ किया ही जाएगा, साथ ही उसके आसपास जो पेड़ पौधे हैं उसको संरक्षण किया जाए। नदियों में साफ होने से उसकी जो बायोडायवर्सिटी है, जैसे डॉल्फिन मछली वगैरह का भी संरक्षण होगा। तो इस तरह से कुल मिला के ये सभी राष्ट्रीय प्रयास थे, जो जंगलों को बचाने के लिए, जो वन को बचाने के लिए, जो पर्यावरण को बचाने के लिए, जो वन्य जीवों को बचाने के लिए हमारे भारत सरकार द्वारा या भारत के नागरिकों द्वारा या भारत के एनजीओ द्वारा जो विभिन्न स्तरों पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, तो इन सारे को हम पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रयास या भारतीय स्तर पर किए जा रहे प्रयास को रख सकते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और काफी मेहनत से इसको एग्रीगेट किया गया है। और आप अगर इस नोट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन किए होंगे तो निश्चित तौर पर आप जो परीक्षा देने जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज का या तैयारी कर रहे हैं,
तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, एक ट्रम्प कार्ड साबित होगा। तो चलिए इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी हेतु हम और भी टॉपिक के साथ आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।